हेलो इन्वेस्टर्स, फिनफेक्स में आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड्स सही है, ये ऐड अक्सर हम टीवी पे देखते हैं, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड्स सच में सही है? और क्या म्यूचुअल फंड्स सेफ है? म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रक्चर और बिजनेस मॉडल क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स हमारा पैसा इन्वेस्ट कैसे और कहाँ करते हैं? म्यूचुअल फंड्स में कितनी अलग अलग टाइप की स्कीम्स है और आपके लिए कौन सी सही है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आप ऐसे ही फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिस ना करें। तो अगर हम इंडिया में टोटल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो सिर्फ 3 से 4% लोग ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है। लेकिन जब हम यूएसए की बात करें तो ये फिगर 45% तक जाता है। तो इंडिया में आज भी म्यूचुअल फंड्स एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बहुत अनपेनिट्रेटेड है और ज़्यादातर लोग अपने आइडल फंड्स को पार्क करने के लिए बैंक एफडी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पे ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आज भी लोगों में म्यूचुअल फंड्स के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं है। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़ा सकें। हालांकि अब लोगों का एक्सेप्टेंस म्यूचुअल फंड्स के लिए लगातार बढ़ रहा है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की टोटल एयूएम की बात करें तो 2025 में फिगर 67 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो फिगर 2017 में 20 लाख करोड़ ही था। तो अब लोग म्यूचुअल फंड्स में जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे हमारा पैसा अगर बैंक एफडी में इन्वेस्टेड होता है तो हमको पता होता है कि पर्टिकुलर डे पे इंटरेस्ट मिल जाएगा और पैसा भी हमारा सेफ है। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो लोगों को पता नहीं होता कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है और रिटर्न कितना मिलेगा। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर की बात करें कि म्यूचुअल फंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर स्पॉन्सर का रोल होता है। स्पॉन्सर वो इंसान या कंपनी है जिसको म्यूचुअल फंड शुरू करने का ख्याल आता है, जिसको हम फंड ओनर या प्रमोटर भी बोल सकते हैं। और स्पॉन्सर को म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जिसको फुलफिल करने पड़ते हैं, और फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सेबी चेक करती है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए जिसने अप्लाई किया है उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। तो सेबी से अप्रूवल मिल जाने के बाद अगला स्टेप ट्रस्टी को अपॉइंट करने का होता है और यहाँ पर ट्रस्टी का रोल बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। ट्रस्टी का काम ये देखना होता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और सारे डिसीजंस रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में लिए जा रहे हैं कि नहीं। और फिर आखिरी में एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी का इनकॉर्पोरेशन होता है। एएमसी का काम नई म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लॉन्च करना, उसके लिए फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करना और पूरे म्यूचुअल फंड बिजनेस को ऑपरेट करने का होता है। एएमसी के इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ कस्टोडियन का भी अपॉइंटमेंट होता है। मतलब कस्टोडियन का रोल यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट्स एएमसी बाय करती है उस सारे इन्वेस्टमेंट्स की सिक्योरिटीज जो मिलती है एएमसी को, उसको होल्ड करने का होता है। तो अगर हम इसे रियल एग्जाम्पल से समझे तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स में स्पॉन्सर एचडीएफसी बैंक है और ट्रस्टी का रोल एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड का है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एचडीएफसी का पूरा म्यूचुअल फंड का बिजनेस ऑपरेट करती है और एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई, एचएसबीसी, सिटी बैंक जैसे कस्टोडियंस को अपॉइंट किया हुआ है जो म्यूचुअल फंड हाउस की सारी सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड्स बिजनेस का स्ट्रक्चर ऐसे सेट किया हुआ है कि कोई एक अथॉरिटी को सारे पावर्स नहीं दिए गए हैं, ताकि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ना हो और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम रहे। तो इससे कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है। हाँ, रिटर्न्स ऊपर नीचे हो सकते हैं पर फाइनेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। तो अब अगर हम म्यूचुअल फंड्स के क्लासिफिकेशंस की बात करें कि कितने डिफरेंट टाइप्स की म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, तो ब्रॉडली हम म्यूचुअल फंड्स को 5 टाइप की स्कीम्स में डिवाइड कर सकते हैं,
जैसे कि इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स और इंडेक्स फंड्स। इक्विटी फंड्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में होता है, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में, और इसीलिए इक्विटी फंड्स को हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी माना जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो डेट फंड्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज में होता है। तो इक्विटी फंड्स के कंपेयर में डेट फंड्स में रिस्क कम रहता है, लेकिन रिटर्न्स भी उस हिसाब से कम रहते हैं। और अगर हम इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स को मिला दें तो हाइब्रिड फंड बनता है, जिसको हम बैलेंस फंड भी बोल सकते हैं। मतलब हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और डेट सिक्योरिटीज दोनों में एक फिक्स प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट होता है, तो रिस्क और रिटर्न दोनों मॉडरेट रहता है। जबकि मनी मार्केट फंड का पर्पस शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का होता है। अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म के लिए एक्सेस फंड्स अवेलेबल है और वो फंड्स को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मनी मार्केट फंड एक ऑप्शन है। अगर हम इंडेक्स फंड्स की बात करें तो इंडेक्स फंड्स में पर्टिकुलरली किसी एक इंडेक्स की स्पेसिफिक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का होता है। जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स में जो कंपनीज इंक्लूडेड है उसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इंडेक्स फंड्स में रिटर्न्स भी उस पर्टिकुलर इंडेक्स से मैच करते हैं। और भी बहुत सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं जो सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफिक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आईटी फंड्स, फार्मा फंड्स, बैंकिंग फंड्स, ईटीसी। तो अगर किसी को पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो वो इंडेक्स फंड्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो इक्विटी फंड्स में भी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती है, जैसे कि ब्लू चिप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स। ब्लू चिप फंड्स में फंड मैनेजर्स टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि मार्केट कैप के हिसाब से जो भी टॉप 100 कंपनीज है उसी में इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि इस कंपनीज के शेयर्स में फ्लक्चुएशन कम होता है, मतलब कि ये कंपनीज के शेयर्स में इतनी तेज बढ़ते नहीं है पर गिरावट भी इतनी तेज नहीं होती है, तो इसीलिए ब्लू चिप फंड्स में रिस्क और रिटर्न कम रहता है। जबकि अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें तो टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, तो रिस्क और रिटर्न दोनों ब्लू चिप फंड से थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन स्मॉल कैप फंड से कम रहता है। तो कह सकते हैं कि अगर कोई मॉडरेट रिस्क और रिटर्न अप्रोच से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जबकि स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में होता है, तो स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क और रिटर्न दोनों हाईएस्ट रहता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि स्मॉल कैप फंड्स में फंड मैनेजर्स कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, मतलब कि हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर कोई कंपनी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो उस कंपनी में फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती है, तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से स्मॉल कैप फंड्स में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा मल्टी कैप फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर्स मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि अगर कोई फंड मैनेजर को लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के वैल्यूएशंस मार्केट में ज़्यादा है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन ब्लू चिप की ओर ज़्यादा ले जाते हैं। तो इसमें मार्केट के हिसाब से, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं। और इन सब स्कीम्स के अलावा कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी भी होती है जो स्पेशल पर्पस इन्वेस्टमेंट के लिए बनी होती है, जैसे कि कॉन्ट्रा फंड्स, जिसका पर्पस उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का होता है जो अभी तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है लेकिन फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में कॉन्ट्ररी बैट लेना चाहता है तो कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। फिर कुछ म्यूचुअल फंड्स थीम बेस्ड भी होते हैं, जिसका पर्पस पर्टिकुलर थीम को प्ले आउट करने का होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड। तो इसमें फंड मैनेजर्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टील सेक्टर हो गया, सीमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनीज हो गई, तो उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो डेट फंड्स में भी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि लिक्विड फंड्स, गिल्ट फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, डायनामिक बॉन्ड फंड्स और मनी मार्केट फंड्स। लिक्विड फंड्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो लिक्विड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लिक्विड फंड्स आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है।
गिल्ट फंड्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है, तो क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है तो कोई भी रिस्क नहीं रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स हाईएस्ट रेटिंग्स वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है, तो इसमें भी रिस्क बहुत ही कम रहता है। और अगर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के ज़रिए कर सकते हैं। जबकि डायनामिक फंड्स स्कीम्स में अलग-अलग मैच्योरिटीज़ के हिसाब से डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और दूसरी फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है। और इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंटरेस्ट रेट साइकिल के हिसाब से लिए जाते हैं, जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हो तो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंटरेस्ट साइकिल्स के हिसाब से लेते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। और मनी मार्केट फंड्स एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। वैसे लिक्विड फंड्स और मनी मार्केट फंड्स दोनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि लिक्विड फंड्स की मैच्योरिटी 91 डेज की होती है, जबकि मनी मार्केट फंड्स की मैच्योरिटी 1 साल तक की होती है। तो अब अगर हम इस सब अलग-अलग कैटेगरीज में जो भी स्कीम्स मार्केट में है उन सब के एवरेज रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में ब्लू चिप फंड्स ने ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न दिया है, जबकि उसी पीरियड में मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप फंड्स ने तकरीबन 20% से की भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 3 साल के रिटर्न्स की बात करें तो अगेन सारी कैटेगरीज में उसी रेंज में रिटर्न्स दिखते हैं, लेकिन जब हम पिछले 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो सारी कैटेगरीज में नेगेटिव रिटर्न्स है। ब्लू चिप फंड्स में सबसे कम नेगेटिव रिटर्न्स है -8%, और स्मॉल कैप फंड्स में सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न है -16%। तो जैसे हमने आगे बात की कि मार्केट का ट्रेंड जब अपवर्ड होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा स्मॉल कैप फंड्स में मिलता है, लेकिन डाउन ट्रेंड में पिटाई भी सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप फंड्स की ही होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको रिटर्न्स में भी दिखती है, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स की कंपेयर में ब्लू चिप फंड्स ज़्यादा स्टेबल है, मतलब कि अप ट्रेंड में रिटर्न्स मॉडरेट रहता है, लेकिन डाउन साइड में भी स्मॉल कैप की कंपेयर में लिमिटेड डाउन साइड रहती है। तो इक्विटी फंड्स में मार्केट रिस्क रहता है और फंड्स के रिटर्न्स भी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से वेरी करते हैं, लेकिन क्योंकि डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट शेयर्स में नहीं होता तो मार्केट रिस्क से नहीं रहता है, और फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टमेंट होता है, तो रिटर्न्स मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से वेरी नहीं करते और ज़्यादातर स्टेबल रिटर्न्स रहते हैं। और हाइब्रिड फंड्स में क्योंकि मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होता है और डेट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन के हिसाब से रिटर्न्स वेरी करते हैं। तो हमने अब तक इस वीडियो में डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स की अलग-अलग कैटेगरीज की बात की। तो इन दोनों टाइप की कैटेगरीज में डिफरेंसेस क्या निकल के आए? तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इक्विटी फंड्स में एसेट एलोकेशन स्टॉक मार्केट में होता है, जबकि डेट फंड्स में एसेट एलोकेशन फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज में होता है, और एसेट एलोकेशन के हिसाब से रिस्क और रिटर्न भी वेरी करते हैं। जैसे हमने बात की इक्विटी फंड्स हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, उसके कंपेयर में डेट फंड्स में रिस्क ना के बराबर होता है, लेकिन रिटर्न्स भी कम रहते हैं। फिर अगर हम टाइम होराइजन की बात करें तो इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना पड़ता है, तभी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे हमने पास्ट रिटर्न्स में भी देखा कि सारी इक्विटी फंड्स की कैटेगरीज में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स है। तो अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का रखेंगे, तभी अच्छा रिटर्न मिलेगा, जबकि डेट फंड्स में मीडियम टू शॉर्ट टर्म में भी स्टेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। फिर अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आपका टाइम होराइजन भी लॉन्ग टर्म का है तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कभी डाउन या नेगेटिव नहीं देखना चाहता है, और अगर आपको म्यूचुअल फंड से स्टेबल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर अगर हम टैक्सेशन की बात करें कि म्यूचुअल फंड से हुई इनकम पे टैक्स कैसे लगता है, यानी कि कैपिटल गेन कैसे लगता है, तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को टैक्सेशन के लिए स्टॉक मार्केट के इक्विवेलेंट गिना जाता है। मतलब अगर आपका होल्डिंग शॉर्ट टर्म है, मतलब 1 साल का आपका होल्डिंग है, तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है।
और अगर उससे ज़्यादा का होल्डिंग है तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अलग से 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिलता है। और उससे और तो अगर आपका होल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है और 1,25,000 से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको आपसे ही मिलेगा। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है तो फिर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर एज फैक्टर भी म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो या आपकी एज ज़्यादा है तो शायद आपको स्टेबल इनकम की ज़रूरत हो सकती है, तो आप डेट फंड्स चूज़ कर सकते हो। पर आपकी एज यंग है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है और आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके ऊपर भी म्यूचुअल फंड सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्शन करें तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के ही डिसीजन लें। तो आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आशा करता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपके जो भी डाउट्स थे वो आज इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे और अब आप वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।